दोस्तों, इतिहास को, हिंदुस्तान के इतिहास को, इसके गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए फिर से लिखे जाने की ज़रूरत है। और ये पुस्तक जिसके बारे में हम आज जिक्र करने जा रहे हैं, उसी दिशा में किया गया एक बहुत ही ज़रूरी और अच्छा प्रयास है। इस पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज इट हैपेंड, नॉट एज इट हैज़ बीन रिटन। दोस्तों, इस पुस्तक को लिखा है एक फ्रांसीसी लेखक फ्रैंकोइस गॉटियर ने। अब आप कहेंगे कि इसके लिखने वाले विदेशी हैं, तो नहीं, ये अपने ही देश में रहते हैं। इनकी वाइफ का नाम है नम्रता गॉटियर और ये पौंडीचेरी में रहते हैं। वहाँ से ये पूना आते जाते हैं। पूना में इन्होंने एक म्यूज़ियम भी खोला हुआ है जो शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप पर मुख्य रूप से केंद्रित है। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे ये भी आपको बता देना चाहता हूँ कि ये इतिहास की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है जिसमें कि सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में राजा महाराजाओं के नाम दिए होते हैं, डायनेस्टीज़ के नाम दिए होते हैं। इस तरीके से ऐतिहासिक तथ्यों का डेटा को संग्रह करने वाली किताब नहीं है। कुल 20 अध्याय हैं। शुरुआत की गई है वेदों के ऊपर से कि वैदिक संस्कृति हमारी कैसी थी वास्तव में, और बताई क्या गई है। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि पश्चिमी इतिहासकार ये बताते हैं कि हमारी जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक कल्चर है, वो 1500 BC के आसपास शुरू हुआ, जबकि लेटेस्ट जो लिंग्विस्टिक और आर्कियोलॉजिकल रिसर्च है, और भी बहुत सारी ऐसी लेटेस्ट रिसर्च की जा चुकी है जो कि वैदिक सभ्यता को कम से कम 7000 साल पुराना बताती है। इसके पहले चैप्टर में ही ये बताया गया है कि हिंदू शब्द आया कहाँ से। ये हिंदू शब्द बाद में बनाया गया, वास्तव में हिंदू शब्द था। तो विज्ञान की बात करें तो उसमें भी हर क्षेत्र में हम लोग कितना आगे थे। वैदिक सभ्यता जीवन के अंतिम रहस्यों को जान चुकी थी, यानी इस शरीर में, इस जीवन में कौन सी चीज़ है जो मरती है और कौन सी चीज़ है जो अमर है, जो सदा जीवित रहती है। इसको भी हमारे वैदिक ऋषि मुनि जान चुके थे और उसी के अनुसार उन्होंने सभ्यता को बनाया और विकसित किया। हमारे जो मंदिर बनाए गए थे उनको कुछ इस तरीके से अलाइन करके बनाया गया था ताकि वहाँ पे एनर्जी का कंसंट्रेशन हो, और जब वहाँ पे हम ध्यान, साधना या पूजा करें तो हमारा पूरा का पूरा मन और आत्मा एक उत्थान ले, एक कॉन्शियसनेस हमारा राइज हो, ऊपर की ओर उठे। तो ऐसी महान सभ्यता और संस्कृति के वेदों की सभ्यता जो थी, उसके बारे में इसमें पहले अध्याय में बहुत विस्तार से समझाया गया। दूसरे अध्याय में इसमें आर्यन इन्वेजन थ्योरी के मिथक को बताया गया है और बहुत अच्छे से लॉजिकली समझाया गया है कि जैसे कि वेस्टर्न लोग ये कहते हैं, वो इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि आर्यन लोग बाहर से हमारे देश में आए। हो सकता है इसका उल्टा हुआ हो। जैसी सभ्यता हड़प्पा की थी, जितनी विकसित थी वो सभ्यता, क्या आपको लगता है कि जब प्राकृतिक कारणों से या कह लें कि जलवायु परिवर्तन के कारण से या किन्हीं अन्य कारण से, भूकंप या बाढ़, ऐसी कारणों से जब हड़प्पा की सभ्यता नष्ट होने लगी धीरे धीरे करके, 1900 ईसा पूर्व ऐसा शुरू हुआ था, सरस्वती नदी थी वो सूखने लगी थी, तो क्या उसके बाद ये लोग सिर्फ पूर्व की तरफ माइग्रेट हुए होंगे? इंडोनेशिया, कंबोडिया, मलेशिया, ऐसे देशों में ही हमारे देश के लोग गए होंगे? क्या ये पश्चिम की तरफ नहीं गए होंगे? बिल्कुल ऑब्वियस सा लॉजिक है कि नदी की दोनों तरफ की रहने वाली सभ्यताएं वो नदी की दोनों तरफ ही माइग्रेट की होंगी। जो सिंधु घाटी सभ्यता के अति विकसित लोग थे, जिनको हर चीज़ में बहुत अच्छा ज्ञान था, उनकी सभ्यता के जो अवशेष है उनसे पता चलता है कि वो लोग कितने विकसित और उन्नत थे। तो क्या वो लोग सिर्फ पूर्व की तरफ गए होंगे, पश्चिम की तरफ नहीं गए होंगे? तो ये इसमें ये भी लॉजिक देते हैं बहुत अच्छे तर्कों के साथ, और कई सारे अन्य लेखकों ने जो इनके तर्क का समर्थन किया है उसका भी जिक्र इस पुस्तक में किया गया है कि निश्चित रूप से हमारे देश के लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी गए हैं और उनको प्रभावित किया है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे इजिप्शियन लोग, कैसे मेसोपोटामिया के लोग और कैसे दूसरे वेस्टर्न कल्चर में हमारे यहाँ के वैदिक कल्चर के अंश दिखाई पड़ते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ये पुस्तक वामपंथी एजेंडा और पश्चिमी सोच जो कि भारत के प्रति हमेशा नकारात्मक रही है उसको काटती है, उसकी धज्जियाँ उड़ाती है, उसके चीथड़े उड़ा करके रख देती है। ये पुस्तक हो सकता है ऐतिहासिक तथ्यों का संग्रह ना हो और जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनके लिए एग्ज़ाम में काम ना आए, लेकिन जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो ये पुस्तक निश्चित रूप से आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से आंदोलित करेगी। आगे इस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि हमारे देश में मध्य युग में जो बहुत से बर्बर आक्रमण हुए और उन्होंने किस प्रकार से तांडव मचाया, किस प्रकार से विनाश
लीला रची गई और किस प्रकार से आधुनिक इतिहासकारों ने उसको नेगलेक्ट किया। तो हमसे जीत गए, उन्होंने किस प्रकार से विनाश किया, वो विनाश कितना बड़ा था, कितना भयानक था, इसका भी जिक्र इस पुस्तक में किया गया है। और किस तरह से उसको नेगलेक्ट किया इतिहासकारों ने, उसका भी जिक्र बिल्कुल अच्छे से किया। बहुत ज़बरदस्त आलोचना करी गई है उन सभी इतिहासकारों की जिन्होंने इस बर्बर आक्रमण को, इस क्रूरता को नेगलेक्ट किया है, छुपाया है और दबाया है। बहुत सारे ऐसे आज़ादी के नायक रहे हैं, ऐसे आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले देशभक्त रहे हैं जिनको हाशिए पे रखा गया, जिनको इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं दिया गया, और कुछ ही लोगों को इम्पोर्टेंस दिया गया जिनको कि ये इतिहासकार अपने एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा के तहत आगे लाना चाहते थे। उन्हीं को फ्रीडम फाइटर्स बताया और उनको आगे रखा, जबकि वास्तविक बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। अगर आप इस पुस्तक को पढ़ें या आप खुद ही समझ गए होंगे कि वो कौन से लोग हैं जिनको हाशिए पे रखा गया, जिनको नेगलेक्ट किया गया, और वो कौन से लोग रहे हैं फ्रीडम फाइटर्स जिनको कि बहुत ज़्यादा उत्थान किया गया और ये बताया गया कि इन्हीं की वजह से आज़ादी मिली। इस पुस्तक में ये भी आज़ादी की बात भी बताई गई है कि आज़ादी जब देश को मिली तो वास्तव में किस कीमत में मिली, एक पार्टीशन के रूप मिली, देश टुकड़े टुकड़े हो गया। और ये भी बताया गया है कि उस देश के जो टुकड़े किए गए उससे वास्तव में क्या मिला, क्या पाकिस्तान के लोगों का फ़ायदा हो गया या हिंदुस्तान के लोगों का फ़ायदा हो गया। इसमें इस बात की भी वकालत की गई है कि आज दोनों देश के नागरिकों को पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप भी ज़रा सोच करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर एक होते तो वो महाशक्ति ना होते? क्या हमारा देश एक दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन करके ना उभरता? चाइना हमारे सामने कहाँ ठहरता? हमारी बहुत सारी एनर्जी तो आपस में ही एक दूसरे से लड़ने में जा रही। तो इस प्रकार से ये पुस्तक न केवल हमारे इतिहास के बारे में एक बहुत अच्छी समीक्षा प्रस्तुत करती है, बल्कि हमें एक भविष्य के प्रति दृष्टि देती है। इसके आखिरी अध्याय में वो ड्रीम दिया गया है कि भारत वास्तव में क्या होगा, भारत विश्वगुरु बनेगा और बन के रहेगा, यही भविष्य तय है। क्यों? क्योंकि ये जो दुनिया है, जो ये प्रगति के नाम पे लालच, लोभ के पीछे अंधी दौड़ी जा रही दुनिया है, ये किसी न किसी तरह एक दिन ढूंढते ढूंढते भारत के पास आएगी समाधान। ये मनोवैज्ञानिक रूप से ये लोग पतित हो जाएंगे, क्योंकि जहाँ पे आपका कॉन्शियसनेस ही ऊपर नहीं उठ रहा है, ऐसी सभ्यता कहाँ तक, कितने दिनों तक टिक पाएगी? जो वही सभ्यता टिकेगी जिसमें कॉन्शियसनेस जिसका बहुत ऊपर हो, और वो पावर हमारे देश में है। केवल हमारे ही देश में वो क्षमता है, वो स्पिरिचुअलिटी, वो कॉन्शियसनेस को ऊपर पहुंचाने की क्षमता है। हम ही हैं जो सबको एक लेके चलते हैं, हम ही हैं जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम की बात कही गई। इसके आखिरी चैप्टर में इस पुस्तक के ऐसा ही ड्रीम प्रस्तुत किया गया है। दोस्तों, वो ड्रीम हर एक इंडियन का होना चाहिए कि हमारा देश ऊपर उठे। हर एक देशवासी का ये ड्रीम होना चाहिए। मेरा तो ये भी ड्रीम है और मैं इस पुस्तक की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक दिन वो आए जब नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये पूरा जो अपना सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, ये एक राष्ट्र के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में उभरे और अपने अच्छे विचार और आचरण से, अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने धर्म से, अपनी क्वालिटी से पूरी दुनिया को मार्ग दिखाए और सुख और समृद्धि की ओर ले जाए। मतलब ये पुस्तक किसी न किसी तरह से हमको एक आईना भी दिखाती है कि हम अपने आप को देखें कि हम ही जब नहीं सुधरेंगे तो हम नेताओं से और ब्यूरोक्रेट्स से और जो लाभ के पदों में बैठे हैं उनसे महान होने की कैसे उम्मीद करें। हम पहले खुद को छोटे छोटे लेवल पे जनता अपने आप को अच्छा बनाए, बेहतर बनाए, उसके बाद वो उम्मीद करे कि हमारे जो नेता हैं वो और इस देश को उन्नत बनाएंगे, ईमानदार और अच्छे होंगे। हम जिस चीज़ की डिमांड करेंगे वही तो नेता बन के दिखाएंगे। हमारा नेता उसी प्रकार का होगा जैसी हमारी डिमांड होगी। ये बात भी बड़े अच्छे से एक पूरे चैप्टर के रूप में समझाई गई। इसमें ये भी समझाया गया है एक अलग चैप्टर में कि भारत की कौन सी वो बाहरी शक्तियाँ हैं जो भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं और कैसे वो साजिश करके इस देश को लगातार नीचे गिराने के लिए प्रयासरत हैं। तो भारत को कैसे लड़ना है, हम सभी लोगों को, इस देश के लोगों को जागरूक होकर के लड़ना है। कैसे हमें अपनी आंतरिक कमजोरियों से लड़ना है और कैसे हमें बाहरी शक्तियों से लड़ना है। दोस्तों, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये मान लीजिए कि हम ट्रैप में फंस जाएंगे, और काफ़ी हद तक हम ट्रैप में फंसे हुए भी हैं। इन सब से निकलने के लिए एक नए रूप में, एक नए विज़न के रूप में इस देश को देखने के लिए इसी प्रकार की पुस्तकें लिखी जानी बहुत ज़रूरी हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस पुस्तक को ख़रीदें और ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। दोस्तों,
इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आपको मैं बना के देता रहूँगा। उनके नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।